हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूरिस्प्रूडेंस में। आज हम अपने दूसरे लेक्चर में जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल लॉ स्कूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल में मैं डालता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। नेचुरल लॉ स्कूल्स जूरिस्प्रूडेंस को मैं काफ़ी इजी वे में समझाने वाला हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड डेफिनीशंस हैं या फिर कुछ इनको आप याद करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। याद करने की बजाय आप इनको जो है एकदम से बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनीशंस के टर्म में देखने की कोशिश करिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जल्दी से। तो इंट्रोडक्शन में नेचुरल लॉ स्कूल से पहले मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस में जितने स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं, बेसिक थॉट्स के बेसिस पे, किस थॉट के बेसिस पे कब कब इनका इवोल्यूशन हुआ, यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंसेंट पीरियड में, नेचुरल लॉ स्कूल में एंसेंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, रेनेसांस पीरियड में एंड मॉडर्न पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई इस नेचुरल लॉ स्कूल में। तो टोटल अगर हम स्कूल की बात कर लें जूरिस्प्रूडेंस में, तो स्कूल हमारे जूरिस्प्रूडेंस में जो हैं, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें अगर हम, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, एंड रियलिस्ट स्कूल के बारे में। तो हर स्कूल में जो स्कूल किस एरा से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमारा जो स्कूल की स्टार्टिंग हुई वो नेचुरल लॉ थ्योरी यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो जितने ज्ञानी आदमी हुए हैं संसार में, तो स्टार्टिंग में हमारे नेचुरल लॉ थ्योरी थी। तो फिलोसफर जो थे, जो ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने अपने ज्ञान दिए, उसको हम नेचुरल लॉ स्कूल में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे पूरे आसान शब्दों में। तो अब देखते हैं हम नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम बड़ी सी हेडिंग डालते हैं नेचुरल, नेचुरल लॉ स्कूल। हेडिंग हम डिफरेंट कलर से डालते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका। नेचुरल लॉ स्कूल। तो तैयार हो जाइए नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल भी बोरियत नहीं महसूस होगी आपको। तो नेचुरल लॉ स्कूल के लिए सबसे पहले हम नेचुरल लॉ का मतलब जो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं वो एकदम से नेचर के संबंध में स्टडी करने वाले हैं। तो नेचुरल लॉ के संबंध में जितने भी फिलोसफर हैं उनको हम उनकी फिलॉसफी को यहाँ कवर करेंगे। क्या करेंगे? फिलॉसफी देखेंगे किसकी? जो भी नेचुरल लॉ स्कूल से संबंधित फिलोसफर्स हैं उनकी फिलॉसफी के बारे में देखेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट जो रेल्म हुई हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हो गई, रिलीजियस हो गई, एथिक्स हो गई, इसके बेसिस पे पुराने ज़माने में, अर्लीस्ट टाइम में किस तरह से लॉ को डिफाइंड किया गया। अर्लीस्ट टाइम में
पुराने ज़माने में जो पुराना टाइम था, एंसेंट टाइम था, वहाँ पे नेचुरल लॉ थ्योरी का कैसे इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानेंगे। किस तरह से इसने एक तरह से प्रमोट किया समाज में पीस को और जस्टिस को। तो जितनी भी थ्योरी है मेनली ये नेचुरल लॉ थ्योरी है, तो ये पीस एंड जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, पीस एंड जस्टिस को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है, कई सारे टाइम इंटरवल, कई सारे समयांतरालों में डिफरेंट टाइम इंटरवल में पीस एंड जस्टिस को किस तरह से इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या स्टडी की गई और क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले गए। ये कहा गया कि नेचुरल लॉ क्या है। नेचुरल लॉ इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी कि मैनकाइंड, यानी कि गॉड हिमसेल्फ जो है इसके एक तरह से सुपरवाइजर हैं। क्या है? सुपरवाइजर। कौन है सुपरवाइजर इसका? सुपरवाइजर हैं गॉड, भगवान इसके सुपरवाइजर हैं। तो जो स्टार्टिंग में वेरी अर्ली स्टोरी में नेचुरल लॉ थ्योरी में कहा गया कि जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो इंसानों में कैसी है और इसके सुपरवाइजर जो है गॉड हैं। यानी कि गॉड को अगर तुम देखोगे कि अगर बुरा करोगे तो वो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। इस टाइप से जो सोशल फिलॉसफी मैनकाइंड थी, को एग्जिस्टेंस थी लोगों के बीच में पहले से ही थी। तो ये नेचुरल लॉ यानी कि को एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसका लीगल टर्म समझेंगे। अब अभी मैं लेमैन टर्म में आपको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, फिर इसको मैं विधिक टर्म में, लीगल टर्म में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो पहले के एग्जिस्टेंस लॉ, दो तरीके के हम डिफिनीशन को समझेंगे। एक तो ये है कि जो पहले से एग्जिस्टेंस है, अगर पहले से एग्जिस्टेंस है तो बनाने की क्या जरूरत है, तो फिर उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जिस्टेंस नहीं है फिर उससे मॉडिफाई करके बनाई गई है। तो को एग्जिस्टेंस है मैनकाइंड का, ह्यूमैनिटी का, गॉड इसके सुपरवाइजर हैं पूरे संसार में, ऑल ओवर द ग्लोब। इसकी एक्सेप्टेंस कहाँ है? एक्सेप्टेंस की बात कर लो, एक्सेप्टेंस क्या है? पूरे ग्लोब में, सारे संसार में इसकी एक्सेप्टेंस है। तो इसकी एक्सेप्टेंस है पूरे ग्लोब में, सारी ग्लोब में सारी कंट्रीज आ जाती हैं, हर टाइम इंटरवल आ जाता है, चाहे वो मैन किस भी टाइम इंटरवल में हो, और कोई भी इसका अपोज नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी लॉ अगर आप बनाएंगे, कोई भी सोवन अथॉरिटी अगर कोई लॉ बनाती है और वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट होता है तो वो लॉ कैसा होगा? वाइड होगा। इतनी चीज़ समझ में आई। हम नेचुरल लॉ में किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जो है ये कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ जो है इसकी फिलॉसफी, इसका थिंक टैंक क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। तो एक सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये एक तरह से दो शब्द याद रखो, इम्यूटेबल एंड इटर्नल। इम्यूटेबल एंड इटर्नल यानी कि जो इम्यूटेबल हैं, इटर्नल हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये पहले से ही हमारे पास मौजूद हैं। और अगर कोई लॉ इनके कंट्रेरी पाया जाता है तो ये वो लॉ जो होगा वो तुम्हारा लॉ एक तरह से वाइड होगा। अब देखो नॉलेज ऑफ लॉ, अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ लॉ। तो नॉलेज ऑफ लॉ को कि जो प्रिजम्पशन है उसको हम दो तरीके से नॉलेज टर्म को डिवाइड करेंगे। एक टर्म हो गए अप्रायरी, अप्रायरी एंड पोस्टेरियरी, POSTERIRI, पोस्टेरियरी, अप्रायरी एंड अपोस्टेरियरी। अप्रायरी नॉलेज कौन सा होता है? अप्रायरी नॉलेज जिसमें किसी तरह की हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कैसा है? नेचुरल लॉ हमारा कैसा है? ये हमारा अप्रायरी नॉलेज है, यानी कि हमें पहले से ही पता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ से सेब नीचे गिरा और नीचे वाला व्यक्ति है, अब वो अपना हाथ ऐसे लमका लेगा कि मेरे पास सेब गिर जाए। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि उसको नॉलेज है ना कि ये पेड़ से सेब नीचे ही गिरेगा, ये नेचुरल है, तो उसको पता है कि ये पेड़ से सेब गिरेगा तो इसके हाथ में ही गिरेगा।
तो ये अप्रायरी है, यानी कि इसको नॉलेज पहले से ही है कि इसके हाथ में ही सेव आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नेचुरल है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा ये ऊपर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अप्रायरी नॉलेज है, यानी कि नेचुरल लॉ कैसा है तुम्हारा, अप्रायरी नॉलेज है। पोस्टेरिटी नॉलेज क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर अपनी लर्निंग के थ्रू अपनी स्किल डेवलप करके जो नॉलेज गेन करते हैं, इसको हम अपोस्टेरिटी नॉलेज बोलते हैं। तो अब एक टर्म आप यहाँ से पकड़ लीजिए, या नेचुरल लॉ थ्योरी जब तक हम पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अप्रायरी नॉलेज के बारे में। अप्रायरी है नेचुरल लॉ, कैसा अप्रायरी है। दूसरा शब्द, पहला शब्द मैंने बताया था इम्यूटेबल और इटर्नल, दूसरा शब्द बता दिया मैंने अप्रायरी, यानी कि ये नेचुरल लॉ कैसा तुम्हारा अप्रायरी लॉ है। अपोस्टेरिटी एंड अप्रायरी, नॉलेज ऑफ लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अप्रायरी लॉ एंड अपोस्टेरिटी लॉ, ठीक है। इसका मतलब जो नेचुरल लॉ है, हम ये कह सकते हैं कि जब बेसिक एलिमेंट जो इसका है, विच प्रिवेंट द टोटल सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी, ठीक है। ये लॉ जो है तुम्हारा बेसिक फीचर है। अब इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचुरल लॉ की, वो है एक तरह से लेक्स नेचुरलिस। इसको लैटिन भाषा में क्या कहा गया, लैटिन में कहा गया लेक्स नेचुरलिस। तो वही शब्द मैं आपको बता रहा हूं जो आप माइंड में अपने रख सकते हैं। तो नेचुरल लॉ अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल लॉ का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई तुम्हारी, इट इज अ लेक्स नेचुरलिस, यानी कि सबसे पहले लैटिन भाषा में आ जाओ तो ये एक तरह का लेक्स नेचुरलिस है। बेसिक प्रिंसिपल्स है, यानी कि ये अप्रायरी नॉलेज है, नॉलेज ऑफ लॉ है, जो पहले से ही पता है रॉन्ग क्या है राइट क्या है, जिससे नेचुरल जस्टिस को प्रेफरेंस मिलती है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कैसा लॉ है ये, गॉड भगवान इसके क्या है, सुपरवाइजर हैं, गॉड इज सुपरवाइजर। तो एक तरह से ये माना गया कि इसके सुपरवाइजर कौन है, गॉड, यानी गॉड गिफ्टेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज तुमको जो मिली हुई हैं उनको कोई आपसे छीन नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह से कमांड ऑफ गॉड है जो मैन को प्राप्त हुए हैं, इस्टेब्लिश्ड हुए हैं और गवर्न किए जा सकते हैं। ये कहीं पे लिखे नहीं है, कहीं कोडिफाइड है नेचुरल लॉ, नहीं, नेचुरल लॉ कोडिफाइड नहीं है। तो एक तरह से कमांड, ऐसी कमांड्स हैं जो हमें पता है, जो हमारे मोरल वैल्यूज से हमें पता है और कोडिफाइड नहीं है। नेचुरल लॉ कोडिफाइड हमारे नहीं है, ठीक है। और अब कोडिफाइड नहीं है और हर एक्ट में पाए जाएंगे, इन एवरी एक्ट, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, हर एक्ट में होंगे नेचुरल। कोई भी एक्ट जो है वो इसके कंट्रेरी नहीं बनेगा। अगर किसी एक्ट में कंट्रेरी है या कोई भी एक्ट इसका नेचुरल लॉ को अपोज करता है तो वो एक्ट वाइड होगा। अब मैंने बता दिया नेचुरल लॉ तुम्हारे इटर्नल लॉ हैं, यानी कि इटर्नल है, इसका मतलब इनको जो है बिगिनिंग से ही हमारे पास ये नेचुरल लॉ हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब नेचुरल लॉ की थ्योरी को अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड में, तो हम इनको मेनली 4 टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया एंसेंट टाइम। एंसेंट टाइम जो है इसमें जो थ्योरी होगी वो हमारी एंसेंट थ्योरी होगी, एंसेंट थ्योरी। और दूसरी जो टाइम है हमारा वो मिडिएवल टाइम हो गया। मिडिएवल टाइम यानी कि मध्यकालीन समय, ठीक है। तो इसमें मिडिएवल थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको एकदम दिमाग में जोर लगाना पड़े, ये अपने आप ही रेनेसांस थ्योरी, RENAISSANC, ठीक है। अगर गलत लिखा हो तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए, बोल देता हूँ। इसके बाद है मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। ये 4 थ्योरी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे 4 थ्योरीज को। अब देखो नेचुरल लॉ थ्योरी में सबसे पहले जो है एंसेंट थ्योरी है, मिडिएवल थ्योरी है, रेनेसांस थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है। ये 4 थ्योरियाँ हमको पढ़नी है। अब इन 4 थ्योरियों को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो हमारी है नेचुरल लॉ की। तो नेचुरल थ्योरी है एंसेंट पीरियड। अब हम एंसेंट पीरियड की बात करते हैं।
अब बात करते हैं एंसेंट पीरियड की। तो एंसेंट पीरियड में सबसे पहले हम चलेंगे ग्रीक में। ग्रीक में देखो, सबसे पहले ग्रीक में चलेंगे तो ग्रीक में सबसे पहले आते हैं तुम्हारे सोक्रेटिस। इनके बारे में मेनली देखना है। सोक्रेटिस ये तुम्हारे आते हैं 470 बीसी के आसपास। फिर हमें बात करनी है प्लेटो के बारे में। फोर 27 बीसी के बारे में। ये प्लेटो जो है सोक्रेटिस के ही स्टूडेंट थे। इसके बाद हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। ये सब, इन सब के नाम वैसे आप लोगों ने सुन रखे होंगे। एरिस्टोटल के बारे में लगभग 385 बीसी से 322 बीसी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोक्रेटिस के बारे में। तो सोक्रेटिस ने कहा था कि जो कंसेप्ट है आपका नेचुरल लॉ कंसेप्ट है, वो क्या है, एक तरह से गॉड की कमांड है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। तो गुडनेस जो है हमारे अंदर, गुडनेस, ठीक है, कि क्या गुडनेस है, अच्छाई क्या है हमारे अंदर। तो अच्छाई क्या है, एक तरह से हमारे अंदर क्या खासियत है, क्या हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, ये इसको सोक्रेटिस ने एक तरह से बताया कि पॉजिटिव लॉ को हम एक इवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव लॉ की बात करी इन्होंने, इवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव लॉ किससे डेराइव्ड होगा, हमारे अंदर जो वर्च्यू हैं, और वो वर्च्यू क्या है, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं वो। ठीक है, तो अब उन अच्छाइयों को हमें कैसे ज्ञान होगा। तो जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो अपन को पता है, जो अच्छी चीज़ें पता है, ये गुड थिंग, तो गुड नॉलेज जो है और बैड नॉलेज, गुड नॉलेज और बैड नॉलेज। तो बैड है वो उसको बताया गया उन्होंने सिन, यानी कि ये पाप है, और गुड है यानी कि गुड जो अच्छाइयाँ हैं वो वर्च्यू हैं, हमारे गुण हैं। तो ये सोक्रेटिस ने कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस है, और पॉजिटिविटी लॉ में नॉलेज है, नॉलेज जो उसको है पॉजिटिव नॉलेज है, पॉजिटिव लॉ है, तो इसका मतलब वो गुडनेस के टर्म्स में होगा, गुडनेस के टर्म्स से होगा तो उसका वो वर्च्यू होगा। और जो नॉलेज नहीं है जिसको, वो सिन है। इफ नॉट नॉलेज देन इट इज सिन। तो सोक्रेटिस का जो ये लॉजिक है ना, जो इन्होंने, अब लॉजिक वाली बात, तो उस टाइम पे लॉजिक वॉजिक चलते नहीं थे। तो वो सोवर्ण पावर जो होती थी ना, राजा लोग जो, वो बड़े मतलब इस तरह से रूलर जो है बड़े वैसे होते थे। वो कहते ये क्या उटपटांग की बातें बता रहा है, और ये जो एक तरह से नए लड़के हैं जो उनको एक तरह से मिस गाइड कर रहा है। तो उन्होंने इसको जो है सोक्रेटिस की थ्योरीज को एक तरह से बताया कि मिसलीड कर रहा है पीपल को। तो मिसलीड कर रहा है, तो आपने बहुत बचपन में सुनी होगी सोक्रेटिस की कहानियाँ। तो उसमें उसको विष का प्याला दे दिया गया था और उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। सोक्रेटिस ने अपनी इस जो ज्ञान की बातें लोगों में फैला रहे थे, एक तरह से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, तो उनको इसके लिए मृत्युदंड झेलना पड़ा। अब सोक्रेटिस का ही शिष्य था प्लेटो। तो प्लेटो ने भी यही से मतलब जो है डॉक्ट्रिन्स फॉर्म की, लेकिन प्लेटो की डॉक्ट्रिन जो सिंपल जो वर्ड बता रहा हूँ, जो एक एक सब बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। बाकी चाहे आप कुछ भी भूल जाओ, लेकिन ये टर्म एग्जाम में आपको नहीं भूलने हैं। सोक्रेटिस ने क्या बताया था, वर्च्यू बताया था, वर्च्यू ऑफ गुड एंड बैड। जो पता है वो हमारा गुड है, जो नहीं पता वो बैड है, सिन है। इवेल्युएशन ऑफ पॉजिटिव लॉ की बात करी थी सोक्रेटिस ने। ठीक है, तो सोक्रेटिस का पीरियड निकल गया। अब हम बात करते हैं प्लेटो का। प्लेटो जो है वो स्टूडेंट हैं सोक्रेटिस के ही। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स बताया। तो इसमें सबसे पहले प्लेटो में नंबर ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट नोट करने वाला है, प्लेटो ने क्या बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स बताया और एक आइडियलिज्म की बात करी। ठीक है, कि आइडियलिज्म मतलब कि जो तुम्हारे पास है गुडनेस है, वर्च्यू है, ऑनेस्टी है, ये तुम्हारे क्या है, ये इटर्नल हैं, यानी कि इनको कोई छीन नहीं सकता। सोक्रेटिस इन्होंने जो प्लेटो हैं, 1 सेकेंड,
प्लेटो ने कहा कि जो आपके पास एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स बताया इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, और ये इन्होंने कहा कि आइडियलिज्म की बात करी। आइडियलिज्म क्या बात करी कि जो तुम्हारे पास चीजें हैं जैसे कि गुडनेस है, आपकी अच्छाई है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ठीक है, और जो वर्च्यू है, ये क्या है आपके, ये इटर्नल हैं आपके, इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, ये आपके पास इटर्नल हैं और इम्यूटेबल हैं। इटर्नल एंड इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं होंगे और ये हर व्यक्ति को बराबर मिले हुए हैं, किसी व्यक्ति को कम ज़्यादा नहीं मिले हुए, ये एकदम बराबर सबको मिले हुए हैं, इक्विवेलेंटली सारे व्यक्तियों को बराबर मिले हुए हैं। क्या, गुडनेस, ऑनेस्टी, वर्च्यू, ये इटर्नल हैं और इम्यूटेबल हैं, इनको कोई छीन नहीं सकता है और ये सबको बराबर मिले हुए हैं, ये प्लेटो ने कहा। ठीक है, अब प्लेटो की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से, मतलब प्लेटो ने क्या कहा नेचुरल लॉ के बारे में, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लेटो के बाद जीनो आते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड देन जीनो। जीनो जो थे ये एरिस्टोटल की बात करें, प्लेटो के बाद आते हैं एरिस्टोटल। तो प्लेटो ने किस चीज की बात की थी, प्लेटो ने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स की, प्लेटो ने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। तो जो एरिस्टोटल है, इन्होंने इस डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। ये था तो प्लेटो का ही शिष्य, लेकिन इसने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया और उसने ये कहा कि जो थ्योरी उसने बताई है कि इसने जो बताई है कि जो चीज़ें जो बताई गई कि एटर्नल हैं और मॉरल और वर्च्यू जो इटर्नल हैं और इम्यूटेबल हैं, ये चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स बताया था प्लेटो ने, उसको एरिस्टोटल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। और ये मतलब जो है ये इम्यूटेबल नहीं, इनको ये कहा सकता है, ये एग्जिस्टेंस तो करते हैं तो ये, लेकिन इसकी जो फॉर्म्स हैं वो एक तरह से उनकी जो इंडिपेंडेंसी है उसके बारे में बता कि फॉर्म्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि फॉर्म जो है वो एक तरह से इस तरह से इम्यूटेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये कन्वर्टेबल फॉर्म होते हैं, यानी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, फॉर्म चेंजिंग, तो चेंजेस होते हैं फॉर्म्स में, यानी कि वो किस चेंजेस किस बिहाफ पे होंगे, वो एक तरह से चेंजेस होंगे सिचुएशन के बिहाफ पे, कि वहाँ पे जो सोशल कंडीशंस क्या हैं उसके बिहाफ पे और लोगों के अपने लॉजिक के बिहाफ पे, यानी कि जो स्टेट है, कम्युनिटी है, वो किस लॉ को फॉलो कर रही है, वो मैन को रियलाइज़ कराती कि अच्छा क्या है और उसके लिविंग के अकॉर्डिंग उसके लिए बुरा क्या है, व्हाट इज़ द वर्च्यू ऑफ दिस। तो जो उन्होंने कहा था कि गुड रीजंस क्या हो सकते हैं और बैड रीजंस क्या हो सकते हैं, और जो उन्होंने एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स दी थी, उस डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स में बताया था कि इम्यूटेबल इटर्नल है, तो ये इम्यूटेबल इटर्नल ना होकर के उन्होंने बताया कि सब्सटेंशियल फॉर्म है। तो एक वर्ड यहाँ पे आपको याद करना है, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल फॉर्म। तो सब्सटेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से डेराइव्ड फॉर्म में है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेबल है और डेराइव्ड है, एक से दूसरा डेराइव हो सकता है, यानी कि चीज़ें एक दूसरे में परिवर्तित होंगी, तो इन्होंने एक तरह से इसको सब्सटेंशियल फॉर्म कहा। अब इसके बाद सारे ज्ञानी इसमें एंसेंट पीरियड में ग्रीक टाइम पे ही थोड़ी होंगे, अब रोमन टाइम आ गया, तो अब रोमन के टाइम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रोमन टाइम पे जो मेन फिलोसफर थे वो थे तुम्हारे जीनो एक तरह से कह सकते हैं काफी अमीर व्यक्ति थे, ये व्यापारी थे, काफी अमीर थे, और उनका सब कुछ जो है उन्होंने लॉस्ट कर दिया, खो दिया, अपना सारा संपत्ति उनकी खो दी। तो जब इन्होंने सब कुछ खो दिया तो फिर इन्होंने एंसेंट टाइम में, ग्रीक टाइम में जो सोक्रेटिस थे उससे काफ़ी प्रभावित हुए, उनकी बुक को पढ़ी होंगी इन्होंने, तो उनकी फ़िलॉसफी से प्रभावित हुए और इन्होंने
एक तरह से स्टोइसिज्म जो है ये चीज़ फाइंड करी, स्टोइसिज्म। तो इन्हें स्टोइसिज्म बनाया और इन्हें अपने फॉलोअर बनाए इसमें। तो स्टोइसिज्म कहते हैं कि जहाँ पे ये सोक्रेटिस को पढ़ते थे और अपने फॉलोअर्स को उनके मार्गदर्शन मतलब उनके मार्गदर्शन को बताते थे, तो वो एक तरह से स्टोइसिज्म जिस बिल्डिंग पे, उसका नाम कुछ स्टोय पोकली था, और यह बिल्डिंग थी जहाँ पर वो जीनो अपने स्टूडेंट्स को जो है ज्ञान देते थे, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने स्टोइसिज्म जो है, स्टोइसिज्म की खोज की, इसलिए इसको इनको स्टोइसिज्म कहा गया। ये रोमन एम्पायर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ स्टोइसिज्म से इनके, और इसके बाद इन्होंने इसको जब ये इनसे प्रभावित हुआ तो फिर इसका मतलब वो नेचुरल लॉ, क्योंकि सोक्रेटिस को पढ़ते थे, तो एक तरह से नेचुरल लॉ को प्रमोट कर रहे थे, तो उनको नेचुरल लॉ से रोमन एम्पायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो इस तरह से जो रोमन थे उन्होंने 3 डिविजन्स बनाए लॉ में, नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो रोमन्स ने नेचुरल लॉ थ्योरी में 3 डिवीजन बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले जीनो ने क्या किया था, जीनो कौन थे ये समझ में आ गया। अब रोमन ने 3 जो बनाए उसमें था जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरलिस एंड जस्ट जेनिशियम। तो जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल, जस्ट जेनिशियम। जस्ट सिविल क्या था, ये एक तरह से सिविल लॉ था, और सिविल लॉ क्या हुआ, सिविल लॉ मतलब कि जो सिटीजन्स के लिए लॉ था वो जस्ट सिविल में आ गया। जस्ट नेचुरल मतलब नेचुरल लॉ थ्योरी थी इसमें, नेचुरल लॉ थ्योरी, यहाँ पे जो भगवान का नियम है या जो भी प्रकृति ने दिया उस तरह का लॉ हो गया। और जस्ट जेनिशियम ये फॉरेन लॉ, फॉरेनर्स के लिए था। तो यानी उस टाइम पे भी फॉरेन लॉ का एक तरह से हो गया था कि ये जो इंटरनेशनल लॉ, जो फर्स्ट अपने जस्ट जेनिशियम यानी कि ये पहला अपने आप में एक तरह से इंटरनेशनल लॉ का फॉर्म था। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ का जो फॉर्म है वो कहाँ से आया, तो ये रोमन एम्पायर में जो नेचुरल लॉ थ्योरी है उन्होंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल, जस्ट जेनिशियम। तो जस्ट जेनिशियम में जो फॉरेन लॉ था, जो जस्ट सिविलियन जो था वो सिविल पार्ट था, जस्ट नेचुरलिज्म नेचुरल पार्ट था, और जस्ट जेनिनियम इनका जो फॉरेन कंसेप्ट था जहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की बात करी थी। तो रोमन कल्चर में जो ये जीनो था इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जीनो को आप पढ़ लीजिए, और इतना ही इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सब बता दिया है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे सिसेरो। सिसेरो का भी रोल काफ़ी रोमन में इम्पॉर्टेंट है। सिसेरो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने नेचुरल लॉ की थ्योरी ये कही कि नेचुरल लॉ जो है वो लॉ क्या है, एक तरह से जो भी तुम्हारा नेचुरल ने एक तरह से नर्चर है, नर्चर यानी कि जो भी इम्प्लांटेड हुआ है नेचर में, इम्प्लांटेड इन नेचर, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह से कमांड है व्हाट ऑट टू बी डन। ये एक तरह से सिसेरियो ने बताया व्हाट ऑट टू बी डन, ये सिसेरियो ने बताया नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में। तो नेचुरल लॉ थ्योरी में ये सिसेरियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिसेरियो का भी रोमन टाइम में। एंड देन उसके बाद जो थ्योरी आई थॉमस एक्विना की, तो थ्योरी ऑफ थॉमस एक्विना, थॉमस एक्विना। देखो ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स आपके दिमाग में बैठ सकते हैं वही बता रहा हूँ, सारे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे याद भी नहीं रहेंगे, और जो आसानी से आपके दिमाग में फीड हो सकता है बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थॉमस एक्विना का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट नेचुरल लॉ फिलोसफर रहे इन दैट टाइम। इन्होंने नेचुरल लॉ को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया इन्होंने। इन्होंने बताया कि नेचुरल लॉ क्या है, लॉ ऑफ गॉड है पहली स्टेज,
दूसरी ले नेचुरल लॉ, तीसरी कह दिया तुमने डिवाइन लॉ, और चौथा इन्होंने बता दिया ह्यूमन लॉ। तो इन्होंने बताया कि 4 तरीके की स्टेज आ गई। पहली हो गई तुम्हारी लॉ ऑफ गॉड, दूसरी होगी नेचुरल लॉ, तीसरी होगी डिवाइन लॉ, और चौथी होगी ह्यूमन लॉ। यानी कि ह्यूमन लॉ को इन्होंने पॉजिटिव लॉ कहा है। तो नेचुरल लॉ तो खुद को रिवील करता है, यानी कि जो पर्सन के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कि ये सारे ह्यूमन बींग्स को गवर्न होता है, और उसके जो उसके हिसाब से उसमें जो रिलेशंस बनते हैं उसके हिसाब से ये डिराइव होता है। तो ये बताया था नेचुरल लॉ के बारे में, यानी कि ये एक तरह से रिवील्ड हो। तो इसमें एक लाइन याद रखनी, रिवील्ड। लॉ ऑफ गॉड तो पता है, सुपर कमांडर सुपरवाइजर कौन है, गॉड है। नेचुरल लॉ क्या है, रिवील्ड होता है, जो कि गवर्न होता है ह्यूमन बीइंग में, और ये एक तरह से रिवील होता है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया था डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ बताया था कि चर्च को एक अथॉरिटी दे दी है। तो इसमें यहाँ पे आपको मेन जो चर्च याद रखना है, चर्च को अथॉरिटी दी गई, और चर्च ही सुपीरियर है जो लॉ इसके करस्पॉन्डिंग लॉ बना सकता है। कोई भी अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी जो इसको एक्सप्लेन करेगी वो है चर्च, और चर्च की क्या होगी, सुप्रीमेसी होगी। इस फील्ड में किसकी सुप्रीमेसी होगी, तो इस फील्ड में चर्च की सुप्रीमेसी होगी। और यहाँ पे इसने रिलेशनल थ्योरी दी यहाँ पे ह्यूमन लॉ में। तो यानी कि रैशनल आर्ग्यूमेंट्स जो भी थे वो रिलीजन्स और चर्च के बीच में, वो सारे तुम्हारे डिवाइन थ्योरी में आए। अब इसके बाद जो ह्यूमन लॉ है, ह्यूमन लॉ में इसने कमाल की थ्योरी दी। तो ये कहा कि जो डिपेंड है ह्यूमन के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। तो इसने जो है सही डेफिनेशन अपनी फिट कर दी। थॉमस एक्विना ने 4 फॉर्मेट बदल दिया। लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ रिवील्ड होगा, डिवाइन लॉ तुम्हारा जो चर्च है वो सुपीरियर अथॉरिटी होगी, इसके बाद ह्यूमन लॉ वो अपनी नीड के हिसाब से चेंज होगा। तो ये थॉमस एक्विना ने इस तरह से नेचुरल लॉ को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये था तुम्हारा पूरा एंसेंट पीरियड। अब हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिवल टाइम की बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।